मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले की जो मेरी वीडियो थी मेटल और नॉन मेटल के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड को कैसे फॉर्म किया जाता है और आयनिक कंपाउंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या रोल होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या रोल होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद का टॉपिक जो है वो है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है, मतलब आपका प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले आप देखिए कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो आयनिक कंपाउंड है वो बनते कब है, या जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, है ना, वो बनते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड बनने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपका एक मेटल होना चाहिए और दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। पहला बात, एक धातु होना चाहिए और उसके बगल में जुड़ा हुआ क्या होना चाहिए, एक अधातु होनी चाहिए। दूसरा इसका यह है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, पर्याप्त अंतर होना चाहिए। मतलब सोडियम जितना पॉजिटिव होना चाहिए उसी के बेस पे क्लोराइड भी उतना ही नेगेटिव होना चाहिए, तब एक अच्छा आयनिक कंपाउंड जो है वो बनता है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कि आयनिक कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जैसे नमक जो है सॉलिड भी है और थोड़ा सा हार्ड भी होते हैं। ठीक है, और ये को थोड़ा सा भी इसको अगर प्रेशर डाला जाएगा तो ये टूट जाते हैं। आपने देखा होगा, नमक का ढेला को एग्जांपल ले सकते हैं। नमक का ढेला में जैसे ही अपन प्रेशर डालते हैं तो नमक का ढेला जो है टूट जाता है, क्योंकि उसमें आयोनिक बॉन्ड होता है। सॉलिड तो होते हैं, ठीक है, सॉलिड तो होते हैं और साथ साथ हार्ड भी होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी हार्ड नहीं होते हैं कि इसको ब्रेक नहीं किया जा सकते हैं। अगर ये सॉलिड हैं, अगर ये ठोस हैं, तो सिंपल सी बात है, इनके बीच में कोई ना कोई एक आकर्षण बल काम कर रहा होगा, इंट्रैक्शन फोर्स जो है वो काम कर रहा होगा, जिसके कारण ये मजबूत बने हुए हैं। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है, मजबूती। दूसरा आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट या इसको गलनांक और क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई गलता है ना, मेल्ट होता है, और जिस ताप पर कोई बॉयल होता है उसको अपन उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, मतलब गलनांक और क्वथनांक बोलते हैं। अब इसके गलनांक और क्वथनांक का मान भी कोई कम नहीं होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक का मान अत्यधिक क्या होता है, उच्च होता है, मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं, इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए क्या होती है, एनर्जी की एक सफिशिएंट अमाउंट चाहिए होती है, ऊर्जा की एक पर्याप्त मात्रा चाहिए होती है। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, इनकी अगर हम घुलनशीलता की बात करें, सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो ये वाटर के साथ जो है आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जो कार्बनिक विलायक होते हैं, जैसे कि आपका केरोसिन, पेट्रोल, ठीक है, ये सब चीज़ों के साथ जो है आयनिक कंपाउंड नहीं घुलते हैं। पेट्रोल और केरोसिन जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इनके साथ ये नहीं घुलते हैं। नॉर्मल वाटर जो कि एक ध्रुवीय नेचर रखता है, पोलर नेचर रखता है, उसके साथ आसानी से घुल जाते हैं। उसके बाद आता है कि विद्युत का चालन, कंडक्टिविटी, चालन। इसका विद्युत का चालन कैसा होगा, आपने देखा कि सोडियम क्लोराइड में अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड जो है वो ठोस अवस्था में उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। मतलब अगर हम सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो ये सॉलिड स्टेट में उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है जब इसमें पानी नहीं डाला जाएगा तब। लेकिन जैसे ही इसमें वाटर इंक्लूड कर दिया जाता है, किसमें, सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, जैसे ही इसमें वाटर ऐड कर दिया जाता है तो वाटर ऐड करने के बाद, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है ये। और इसमें अगर विद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करते हैं, तो कैथोड और एनोड पर हमारे जो उत्पाद हैं वो जमा होना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि पानी में घोलने से इनके बीच में जो बल या जो आकर्षण बंध है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण इसके आयन जो है मूवमेंट करना शुरू कर जाते हैं। इसके आयन जो है गतिशील अवस्था में आ जाते हैं, और गतिशील अवस्था में आने के कारण, ठीक है, ये स्वतंत्र आयन, ये फ्री आयन जो है आसानी से मूवमेंट कर जाते हैं। और जैसे ही इसमें इसके आयंस में गति हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड के आयंस में गति हो जाएगी जल में घोलने के बाद, तो गति हो जाने के बाद, मूवमेंट होने के बाद ये ऊष्मा और विद्युत के हीट और इलेक्ट्रिसिटी के एक अच्छे कंडक्टर का काम करेंगे।
तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो ठोस अवस्था में ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, बट जब इसको पानी में घोला जाता है तो इसमें करंट फ्लो हो जाता है। तो पानी में घोलने के बाद जो है इसमें इसमें मुक्त आयन का अभिगमन होता है, ठीक है। इसके आयन जो है वो मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण इसमें गतिशीलता आ जाती है, और जैसे ही गतिशीलता इसमें आ जाती है तो इसमें विद्युत धारा जो है बहने लग जाती है। तो ये बच्चों आप याद रखिएगा, इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या मैंने प्रॉपर्टी बताई, तो पहला आप याद रखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी को आपको बताना है, भौतिक गुण, है ना। भौतिक गुण मतलब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मतलब ये कठोर होते हैं कि ठोस होते हैं, ये बताना है। उसके बाद आपको बताना है जल में विलेयता, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। थर्ड में आप बताइएगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक जो कि आपका उच्च होता है, इसको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और फोर्थ बताइएगा आप आपका विद्युत का चालन, मतलब कंडक्टिविटी, चालन कैसे होगा, विद्युत का चालन, करंट फ्लो कब होगा, जब इसको जल में घोला जाएगा तब, विद्युत चालन, कंडक्टिविटी, है ना। ये 4 चीजों के बारे में आप यहाँ के बारे में लिखिएगा, है ना। अब इससे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इसको भी सुन लीजिए। पाठ्य निहित प्रश्न है, जैसे प्रश्न पूछा है सोडियम और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए बिंदु संरचना बनाइए, ठीक है। आपका एनसीईआरटी का जो इंटेंस क्वेश्चन है, उस इंटेंस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि सोडियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के लिए आपको डॉट लाइन बनानी है। क्या बनानी है, सोडियम, देखिए एक बार हिंट नहीं देता हूं आपको, आपका पेज नंबर है 54 एनसीईआरटी पाठ्य निहित प्रश्न, एनसीईआरटी का इंटेंस क्वेश्चन। उसमें बोल रहा है कि सोडियम है, मैग्नीशियम है और इसको ऑक्सीजन के साथ क्या करना है, रिएक्शन करना है। समझ में आया। तो ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों हमारे क्या है, मेटल है, धातु है, और ये क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। अब इन दोनों का रिएक्शन कराना है, ये पॉसिबल कैसे होगा, तो बहुत अच्छी बात है। सोडियम क्या मैं पहले बता दूं, तो सोडियम और ऑक्सीजन की बात करें तो सोडियम और ऑक्सीजन को मिलाने से बनता है क्या है, ये बनेगा सोडियम ऑक्साइड Na2O, क्योंकि सोडियम में सिंगल प्लस होता है और ऑक्सीजन में डबल माइनस होता है, इसलिए जब इसको मिलाया जाएगा तो सोडियम को 2 बार लिया जाएगा क्योंकि 2 प्लस होगा और ऑक्सीजन पे ऑलरेडी यहाँ पर 2 माइनस है। तो आप देखेंगे सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम में भी 2 प्लस होता है और ऑक्सीजन में भी 2 माइनस होता है। तो इसका फार्मूला आप क्या बना लेंगे, MgO बना लेंगे। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपको सोडियम कितने बार लेना है, सोडियम आपको 2 बार लेना है, ऑक्सीजन कितने बार लेना है, 1 बार लेना है, मैग्नीशियम आपको 1 बार लेना है और ऑक्सीजन भी आपको 1 बार लेना है। तो सोडियम का होता है 11, इसका भी 11, इसका होता है 8, इसका होता है 12, इसका होता है 8। लिखते कैसे है सोडियम को, 281, ये भी क्या लिखाएगा 281, ये होगा 2 और 6, मैग्नीशियम होगा 12, 282, ऑक्सीजन हो जाएगा 26। तो पहले इसको बनाते हैं सोडियम ऑक्साइड को। तो आपने देखा सोडियम आप यहां पर कितने बार करेंगे, तो हर सोडियम के पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसके लास्ट में, तो आपको क्या करना है, और ऑक्सीजन के लास्ट में कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 6 होगा। तो क्या कीजिएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो सोडियम के पास, 2 सोडियम के पास है, वो आप किसको दे दीजिएगा, वो आप ऑक्सीजन को दे दीजिएगा। तो क्या बन जाएगा, आप देखेंगे कि 2 बार सोडियम में क्या आ जाएगा, 2 सोडियम है तो 2 सोडियम प्लस, और यहां पर ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन के पास पहले कितने थे, ऑक्सीजन के पास पहले कितने थे, 6 थे, कितने थे, 6, और उसने 2 सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो यहां पर क्या हो गया, 2 बिंदी ऐसे लगा देंगे, क्योंकि 2 को एक्सेप्ट किया इसलिए यहां पर कितना माइनस आ जाएगा, 2 माइनस, कितना आ जाएगा, 2 माइनस। अगर हम MgO की बात करें तो Mg के लास्ट में कितना है, 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन के लास्ट में कितना होता है बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको अपना 8 पूरा करना है, तो ये इस मैग्नीशियम से दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को किससे लिया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, किसको डोनेट किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, किसको, ऑक्सीजन को। तो कहने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम में यहां पर कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के पास पहले 1 2 3 4 5 6 थे, 2 लिया है, 2 ऐसे कर देंगे, बिंदी लगा देंगे और यहां पर क्या कर देंगे, 2 माइनस। तो ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर।
अब दूसरा प्रश्न है, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, मतलब वाई आयनिक कंपाउंड्स मेल्टिंग पॉइंट इज सो हाई। तो आपको इसका रीजन क्या बताया, मैंने बोला था कि आयनिक कंपाउंड किसी का गलनांक और क्वथनांक अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब यह है कि उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए आपको अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिसको तोड़ने में अधिक मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी, उसका गलनांक मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होगा। ऐसा लिखना है आपको। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि इसका गलनांक जो है ज़्यादा क्यों है, तो आपको उत्तर एक लाइन में देना है, इसका गलनांक या इसका मेल्टिंग पॉइंट इसलिए हाई है क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड है, जैसे आपका नमक, सॉल्ट, NaCl, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि नमक के बीच में जो बंध बना है, जो बॉन्ड बना है, जो आयनिक बॉन्ड बना है, वो थोड़ा प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इनको तोड़ने में अत्यधिक मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो अत्यधिक मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होने के कारण इसके गलनांक जो है वो उच्च होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा, उस टॉपिक का नाम है धातुओं की प्राप्ति और धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड आज कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति और धातुओं का निष्कर्षण, मतलब ऑकुरेंस ऑफ मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सुन लीजिए इंग्लिश में, ऑकुरेंस ऑफ मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हिंदी में बोलते हैं इसको धातुओं की प्राप्ति, मतलब मेटल को कैसे प्राप्त किया जाएगा। धातुओं की प्राप्ति, ऑकुरेंस ऑफ मेटल एवं धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, निष्कर्षण मतलब आपको इसको एक्सट्रैक्शन करना है मेटलर्जी के द्वारा। ठीक है, धातु कर्म बोलते हैं, धातु कर्म जिसको अपन क्या बोलते हैं, धातु का मेटलर्जी। इसमें क्या करते हैं, कोई भी आपके पास ओर होगा, कोई भी आपके पास अयस्क होगा, उस अयस्क से शुद्ध अवस्था में, प्योर फॉर्म में हमको मेटल को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो उसे हम बोलते हैं मेटलर्जी, या इसी को बोलते हैं धातु कर्म। धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है। ये इतना आसान तो होता नहीं है, इसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे कि क्योंकि धातुएं बहुत प्रकार की होती है ना। उच्च क्रियाशील धातुएं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एक होता है निम्न क्रियाशील धातुएं, लो रिएक्टिव मेटल्स, और एक धातु ऐसी होती हैं जो दोनों के बीच में होती हैं, मध्यम क्रियाशील धातुएं, मिडिल लेयर में जो होता है, जैसे जिंक, जैसे क्या था, जिंक, आयरन और लेड। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है उसका नाम आता है खनिज, खनिज, और दूसरा हमारा जो आएगा वो आएगा अयस्क, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिनरल। खनिज का मतलब क्या होगा, मिनरल, और दूसरा जो अयस्क का मतलब होगा ओर। याद रखिएगा, खनिज को बोलते हैं मिनरल और अयस्क को क्या बोलते हैं, ओर्स कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप याद रखिएगा कि खनिज होता क्या है। तो पृथ्वी में या जो अर्थ में, अर्थ की जो भूप्रपटी में अगर हम बात करें, उसके गहराई में आप देखेंगे या समुद्र में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। समुद्र में बहुत सारे आयनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे आपका NaCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, समुद्र में पाए जाते हैं। और पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में अगर हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे चीज़ें पाई जाती है जो कि खनन से हम उसको निकालते हैं। तो वो सभी चीज़ें जो प्रकृति में पाई जाती है, और वो तो या तो वो एलिमेंट के रूप में होती है या तो वो कंपाउंड के रूप में होती है। जब उसको हम खोद के प्राप्त करते हैं, खनन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स कहते हैं, खनिज। ठीक है, तो खनिज का मतलब है पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं, है ना। मतलब जो नेचर है, उस नेचर में, प्रकृति में अगर हम बात करें तो जो भू प्रॉपर्टी होती है, अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसको खोद करके निकाला जाता है, माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है, खनन के द्वारा निकाल जाते ही उसको हम लोग बोलते हैं खनिज, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं मिनरल्स, है ना। अब दूसरा चीज आता है अयस्क क्या होते हैं। देखिए अयस्क का मतलब होते हैं
तो कई जगह पर अगर हम देखें, बहुत सारे प्लेस ऐसे होते हैं जहां पर कोई विशेष धातु, कोई स्पेसिफिक मेटल जो है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है ना। अगर हम बात करें तो खनिजों में से कोई विशेष धातु, मतलब कोई स्पेसिफिक मेटल होगा, वो जो है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है ना। और काफ़ी मात्रा में उस खनिज में वो धातु पाया जाता है। उस खनिज में क्या होता है, वो धातु काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो उसको निकालना हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हमारे पास मेटल की जो अमाउंट है उस खनिज में, उस खनिज मतलब उस मिनरल में वो मेटल ज़्यादा मात्रा में है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा मात्रा में जो हमारी धातु है, ठीक है, उसको प्राप्त कर लें और हमारे लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। ठीक है, मतलब खनिज के अंदर अयस्क होता है ना। बोलते हैं ना, खनिज के अंदर अयस्क होता है, मतलब मिनरल्स के अंदर आपका ओर होता है। इसलिए बोला जाता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ये याद रखिएगा। मतलब ये हुआ कि जितने भी अयस्क होते हैं, जितने भी अयस्क होते हैं वो खनिज ही हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। आपके खनिज के अंदर अयस्क होता है, अयस्क के अंदर खनिज नहीं होता है। मतलब हम अपने लाभ के लिए जो आपके खनिज है उसमें मान लीजिए कोई भी मेटल की जो क्वांटिटी है ना, वो ज़्यादा मात्रा में है, तो अपन क्या करेंगे, उसमें से उस मेटल की अधिक से अधिक क्वांटिटी को निकालने की कोशिश करेंगे और उसमें जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, जो फालतू की चीज़ें होंगी, उसको अपन क्या करेंगे, अलग करेंगे। और या अलग करने के लिए कोई प्रोसेस का यूज करेंगे, जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ आ जाएगी, जिसको हम लोग गैंग बोलेंगे। गैंग मतलब आपके पास अगर आप खनिज की बात करते हो, अगर आपको अयस्क से खनिज मिल गया है और आप देख रहे हो कि उस खनिज में बहुत सारी अवांछित अशुद्धियां हैं, तो हमको क्या करना है, उन अशुद्धियों को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, मतलब उस अयस्क से, मतलब हमको क्या, पहले क्या मिला, पहले हमको मिला खनिज, है ना। खनिज मतलब हमारा मिनरल मिला। फिर उसके बाद हमको क्या मिला, उससे ओर मिला। क्या मिला, ओर मिला, मेटल की ज़्यादा अमाउंट मिली। तो उसमें से अपन क्या करेंगे, उससे अपन धातु को प्राप्त करेंगे, मतलब मेटल को लाएंगे। क्या लाएंगे, मतलब आपको मेटल को लाना है, किससे लाना है, ओर से। किससे लाना है, अयस्कों से। ठीक है, तो जो ओर्स है या ओर है, उससे अपने को धातु को क्या करना है, शुद्ध अवस्था में, प्योर फॉर्म में क्या करना है, प्राप्त करना है। इससे पहले कि आपको मैंने बता दिया है कि जो धातुएं होंगी जो कि अयस्क के रूप में हो सकती है। ठीक है, तो अयस्क के रूप में मैंने बताया कि वो आपका अर्थकष्ट में आपको या तो वो एलिमेंट के रूप में मिल सकते हैं, या तो आपको कंपाउंड या यौगिक के रूप में मिल सकते हैं। सही बात है। तो ये जो धातुएं होंगी, तो हर धातु जो है कंबाइन अवस्था में या संयुक्त अवस्था में हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी धातुएं जो होती हैं वो कंबाइन फॉर्म में होती है, संयुक्त अवस्था में होती है। जैसे कि आप देखोगे कॉपर पायराइट, एक नाम आएगा कॉपर पायराइट। तो कॉपर पायराइट में आपका कॉपर भी होगा, आयरन भी होगा, और उसमें बहुत सारी अनवांटेड इंप्योरिटीज भी होगी, एज लाइक ए ऑक्साइड, कार्बोनेट, है ना। कार्बोनेट तो नहीं, ऑक्साइड, कार्बोनेट। मैं बाकी की बात बता रहा हूं कि जो अशुद्धियां रहेंगी वो आपके किस रूप में रहेगी, सल्फाइड के रूप में रहेगी, ऑक्साइड के रूप में रहेगी, कार्बोनेट के रूप में रहेगी, है ना। तो अपने को क्या करना है, ऑक्साइड से, कार्बोनेट से और सल्फाइड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब वेस्ट हैं, इनको हमको हटाना है। क्योंकि जब तक हम उस अयस्क से, उस ओर से इन अनवांटेड इम्प्योरिटीज को नहीं हटाएंगे, हमको मेटल को प्योर फॉर्म में प्राप्त नहीं भी कर सकता। हम मेटल को प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए जितनी भी अवांछित अशुद्धियां हैं जो कि उस अयस्क में है, उस ओर में है, हमको क्या करना पड़ेगा, उन अनवांटेड इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो उनके लिए मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है, जैसे कि आपका सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये क्या है, ये जो मैंने आपको शुरू में एक चार्ट बताया था पहली वीडियो में, इससे पहले, तो उसमें मैंने हाईली रिएक्टिव मेटल्स के कुछ नाम बताए थे, कुछ बताए थे
लेस रिएक्टिव मेटल्स के जैसे कि आपका प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, और मैंने बताया था मिडिल में जैसे आपका आयरन, जिंक और लेड। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है उसके लिए अपन क्या करते हैं, विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज करते हैं। कैथोड और एनोड बनता है, उसमें जो है अशुद्धियां अलग हो जाती है और प्योर मेटल जो है अलग हो जाता है। बात में रिफाइन भी कर सकते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपको ये याद रखना है कि जो मेटल्स हैं उस मेटल्स में हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन है, लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन है, और दूसरा जो है मिडिल रिएक्टिव मेटल्स कौन है। तो ये लिस्ट को आप जरूर याद कर लीजिएगा। अभी मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूं, ठीक है, उस चार्ट को आप अच्छी तरह देखिएगा और उस चार्ट को अगर आप याद कर लें तो आप समझिए कि आपके अधिकांश क्वेश्चन जो हैं उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है याद हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चों याद रखिएगा कि जो सबसे पहले अयस्क होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। ये आप अयस्क लिखिए, आपने लिखा क्या, अयस्क, जिसको हम लोग ओर बोलते हैं। उसमें आप 3 कैटेगरी बांटेंगे। कितनी कैटेगरी बांटेंगे, ऐसे करके एक लाइन बनाइएगा, 3 कैटेगरी। यहां पर लिखिएगा हाईली रिएक्टिव मेटल्स, उच्च क्रियाशील या अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, लाइट लगा दे, है ना, उच्च क्रियाशील धातुएं या अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। दूसरा आप याद रखिएगा मध्यम क्रियाशील धातुएं। क्या, मध्यम क्रियाशील मतलब बीच वाला। और यहां पर लिखिएगा लेस रिएक्टिव मेटल्स या निम्न क्रियाशील धातु। तो सबसे पहले आप इस चार्ट को याद रखेंगे, ठीक है। इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स में जो जो आएंगे उसको नाम नोट करिएगा, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसमें आप याद रखिएगा आयरन, जिंक, लेड। इसमें याद रखिएगा गोल्ड, प्लैटिनम, और एक और नाम आता है गोल्ड, प्लैटिनम, और एक आता है सिल्वर, ठीक है। ये जो 3 मैंने सीरीज बनाई है, ठीक है, इसमें कौन से मेथड में क्या यूज करना है, ठीक है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उसको कैसे लाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गलित धातु का विद्युत अपघटन करेंगे, मतलब सबसे पहले इसमें जो मेटल को गलाएंगे, इसको मेल्ट करेंगे, गलित धातु का विद्युत अपघटन, मतलब कैथोड और एनोड का निर्माण बनेगा, ठीक है। तो धातु को गलित अवस्था में लेंगे, उसका विद्युत अपघटन करेंगे। जब विद्युत अपघटन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा, मतलब शुद्ध धातु मिलेगा, ठीक है। ये प्रोसेस सरल है। उसके बाद हमारा जो बच गया लास्ट का अपन देख लेते हैं, लो निम्न क्रियाशील धातुएं। तो निम्न क्रियाशील धातुएं जो होंगी ज्यादातर आपका सल्फाइड ओर बनाएंगी। क्या बनाएगी, सल्फाइड ओर। कैसे, सल्फाइड ओर मैं बता रहा हूं कैसे बनेगा। क्या बनेगा इसमें, सल्फाइड ओर, सल्फाइड अयस्क बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए किस फॉर्म में, जैसे AuS है ना, Au2S, उसके बाद बनेगा सिल्वर Ag2S, सिल्वर ग्लांस, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। मतलब ये ऑक्साइड का कम बनाएगा और सल्फाइड ज्यादा बनाएगा। इसलिए जैसे आपने सुना होगा ग्लांस, सिल्वर ग्लांस, तो सिल्वर ग्लांस में आप देख सकते हैं Ag2S होता है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, सल्फाइड और बनेगा। उसके बाद भर्जन, फिर धातु, फिर आपका होगा परिष्करण। ये क्या हो जाएगा, भर्जन, ठीक है, भर्जन। उसके बाद होगा धातु, फिर आप क्या करोगे, शोधन, परिष्करण। शोधन को क्या बोलते हैं, परिष्करण। ये चार्ट याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, भर्जन। तो आप देखेंगे कि सल्फाइड ओर बनने के बाद यहां पर क्या हो रहा है, भर्जन हो रहा है। और ये जो भर्जन प्रोसेस है ये किसके लिए होता है, ये सल्फाइड्स के लिए होता है। बच्चों याद रखिएगा कि जो भर्जन प्रोसेस है वो किसके लिए यूज होगा, वो सल्फाइड्स के लिए यूज होता है। अगर मान लीजिए यहां पर सल्फाइड नहीं होता, ऑक्साइड होता है, क्या होता, ऑक्साइड, तो उसके लिए अपन करते निस्तापन। क्या करते, निस्तापन। मैं आपको बताऊंगा कि ये निस्तापन क्या होता है और ये भर्जन क्या होता है, इसके बारे में अगले चैप्टर में,
ठीक है। तो वर्जन कब काम आता है, जिसमें आपका सल्फाइड रहेगा उसमें वर्जन, है ना। और अभी मैं बीच वाले का बताऊंगा, उसमें आपका सल्फाइड भी रहेगा, ऑक्साइड भी रहेगा, मतलब आपको वर्जन भी करना पड़ेगा और आपको निस्तापन भी करना पड़ेगा, ठीक है। वर्जन को इंग्लिश में अपन बोलते हैं रोस्टिंग, वर्जन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे, है ना। और आपका निस्तापन को अपन क्या बोल देंगे इंग्लिश में, कैल्सिनेशन करेंगे, क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन, ठीक है। अब अपन ये तो हो गया, वर्जन हो गई। उसके बाद आपको धातु मिलेगा, धातु को अपन क्या करेंगे, शोधन कर देंगे, उसका परिष्करण कर देंगे। मध्यम क्रियाशील धातुओं को देखते हैं। तो मध्यम क्रियाशील धातुओं में आपके दो कंडीशन बनाए जाएंगे, ऐसे करके दो बनाइएगा। क्यों, क्योंकि इससे बाद वाला मैंने क्या बनाया था, ओनली सल्फाइड का अयस्क बनाया था, सल्फाइड का और बनाया था। अब अपन क्या बनाएंगे, कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों का बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप बनाएंगे कार्बोनेट अयस्क, मतलब कार्बोनेट का और बनेगा बाबा, मतलब जो भी ये सब है, जैसे फेरस Fe, जिंक कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, है ना, आयरन कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मतलब याद रखिएगा इसमें कार्बोनेट में आपके ऑक्साइड भी आ जाएंगे। क्या जाएंगे, मतलब कार्बोनेट भी बना सकते हैं और आपके ऑक्साइड भी बना सकते हैं। कौन वाले, मध्यम क्रियाशील धातुओं वाले, मतलब जो बीच में रहते हैं, जैसे जिंक, आयरन और लेड। और कार्बोनेट के बाद क्या बनाएंगे, या आपका सल्फाइड अयस्क भी बनाएंगे, जैसे इससे बना रही था, जैसे आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, ये भी बना सकते हैं। लेकिन सल्फाइड बनाएंगे तो अपन वर्जन करेंगे, है ना, मैंने बताया था। तो आप इसके नीचे में और इसके नीचे में, तो सल्फाइड के लिए आपने क्या यूज किया था, सल्फाइड के लिए आपने यूज किया था वर्जन, और इसके लिए आप क्या करेंगे, निस्तापन। क्या करेंगे, निस्तापन, है ना, रोस्टिंग, और यहां पर करेंगे कैल्सिनेशन, ठीक है। अब जैसे ही आपको ये हो जाएगा, मान लीजिए आपको कार्बोनेट में आपने क्या कर दिया, निस्तापन कर दिया, ठीक है। तो आपका इन दोनों ही कंडीशन में, मतलब इन दोनों कंडीशन पे कार्बोनेट ऑक्साइड में बदल जाएगा, अगर ऑक्साइड है तो डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों कंडीशन में आपका क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्साइड। देखिए क्या होगा, इन दोनों प्रोसेस को जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो एक प्रोसेस में अपन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करेंगे, है ना, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, और एक प्रोसेस में अपन ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करेंगे। मतलब ये दोनों प्रोसेस में हम देखेंगे जब निस्तापन और भर्जन में, तो आप देखेंगे जो भर्जन होगा, ठीक है, उसमें एक बार आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करेंगे और निस्तापन में आप ऑक्सीजन के अब्सेंस में काम करेंगे। मतलब धातुओं को आप के अयस्कों को आपको ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना है, दोनों ही कंडीशंस में। आपको एक बार जैसे कार्बोनेट है तो कार्बोनेट ऑलरेडी इसमें ऑक्साइड है तो करने की जरूरत नहीं है, है ना। लेकिन जिसमें कार्बोनेट नहीं है, जिसमें सल्फाइड है, उसमें ऑक्सीजन तो नहीं है, तो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ये निस्तापन और भर्जन के बारे में। तो बच्चों क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, ऑक्साइड। अब ऑक्साइड भी हमारे लिए एक अशुद्धि का काम करता है, पता होना चाहिए आपको। ऑक्साइड भी हमारे लिए क्या होता है, एक अशुद्धि का काम करता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, ये एक एयर पॉल्यूटेंट है, मतलब नुकसान है, इसको हटाना है। तो अपन क्या करेंगे, ऑक्साइड को, क्योंकि आपके पास जो मेटल मिला है उस मेटल में पहले आपके पास कार्बोनेट और सल्फाइड हुआ करते थे, कार्बोनेट और सल्फाइड। जैसे ही मैंने कार्बोनेट और सल्फाइड के इफेक्ट को या उसके प्रभाव को कम किया तो वैसे ही हमारा क्या आ गया, वैसे ही हमारा ऑक्साइड आ गया। तो ऑब्वियसली बात है कि जब हमने कार्बोनेट को हटाने की कोशिश की या ऑक्साइड को हटाने की कोशिश की या सल्फाइड को हटाने की कोशिश की, लेकिन रिजल्टेंट हमको क्या मिला, हमको यहाँ पर ऑक्साइड मिला। जैसे आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। तो मुझे क्या करना है, इन अनवांटेड ऑक्साइड्स को, जो कि उस मेटल में पहले से नहीं था, अयस्क के रूप में तो था, लेकिन बाद में इतने प्रोसेस करने के बाद भी मेरा ऑक्साइड जो है वो गायब नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली मुझे इस ऑक्साइड को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे अपचयन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपचयन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन।
मतलब रिडक्शन का मतलब हम या तो कार्बन के द्वारा रिड्यूस करेंगे, मतलब कार्बन मिला के ऑक्साइड को बाहर खींच देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अगर हमारे पास कार्बन के द्वारा रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हम हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे और ऑक्साइड को निकाल देंगे वाटर के फॉर्म में, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में। तो हम इसको क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, मतलब इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, किसका, ऑक्साइड्स का। तो जैसे ही मेरा ऑक्साइड हट गया है ना, तो मेरे को मिल गया मेटल। लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अभी उस मेटल में इम्प्यूरिटीज नहीं है। हो सकता है कि उस मेटल्स में ऑक्साइड हटने के बाद भी लिटिल अमाउंट में आपकी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो। तो ऑब्वियसली हम उस छोटी छोटी इम्प्यूरिटीज को भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं उसका शोधन। क्या करेंगे, शोधन, परिष्करण या प्यूरिफिकेशन। हमारी ऑब्जेक्ट ये रहेगी कि हमको जो अयस्क को मिला है, हमको जो रिस्पेक्टेड ओर मिला है, उस रिस्पेक्टेड ओर से मेटल्स को 99.9% या 100% प्योर फॉर्म में प्राप्त करना। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इतने सारे प्रोसेस का यूज करते हैं। तो बच्चों, आज की जो अभी वीडियो मैंने बताया आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, है ना, और प्लीज आपको ये चार्ट को आप जरूर याद कीजिएगा। इस चार्ट में जितने भी मेटल्स हैं, हर मेटल्स को निकालने का अयस्क से तरीका एक नहीं होता है। जैसे कि हर किसी की नेचर एक नहीं होती है, हर किसी की प्रकृति एक नहीं होती है, हर किसी का स्वभाव एक नहीं होता है। तो पीरियोडिक टेबल में भी आप इसी चीज को ध्यान रखेंगे कि मेटल को हमको प्योर फॉर्म में 100% में 99% प्योर में प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें बहुत सारी मेथड्स के थ्रू गुजरना पड़ता है और लास्ट में हमारा टारगेट यही रहता है कि अधिकतम मात्रा में धातु को शुद्ध अवस्था में इल्ड या उसको प्राप्त किया जा सके। इसके लिए हम इतने प्रोसेस से गुजरते हैं। अगली वीडियो में हम नए चैप्टर में आएंगे, ठीक है, नए टॉपिक में आ जाएंगे। थैंक यू।